हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया था, आज हरियाणा जीके की सेकंड क्लास है, क्योंकि हरियाणा के एग्ज़ाम्स मोस्ट प्रोबेबली आ जाएंगे दिसंबर जनवरी में। तो सभी की ये जिम्मेदारी है कि जब पता है कि एग्ज़ाम आ गए तो अपनी कमर कस के पढ़ने के ट्रैक पर दौड़ लेना चाहिए। और अब चलने का समय भाग गया, अब ट्रैक पर दौड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम रोज़ रोज़ घटेगा। अक्टूबर देखते देखते बीत जाएगा, नवंबर त्योहारों में कैसे गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और तुरंत देखेंगे तो एग्जाम सामने खड़े मिलेंगे। इसीलिए अब बहुत ज़रूरी है कि एक एक दिन को यूटिलाइज करें और डेली कम से कम 5-5, 6-6 घंटे पढ़ना चाहिए। अगर नौकरी चाहिए तो, नहीं चाहिए तो आराम से बैठे रहो, फिर ज़रूरत ही नहीं है। जिसको नौकरी की इच्छा है तो अब कम से कम 5-6 घंटे तो रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद उसी के ऊपर होमवर्क भी करना चाहिए, यानी कम से कम 7-8 घंटे, 9 घंटे, जितना टाइम दे सको उतना पढ़ाई को दो। ये कुछ महीने होते हैं जिनको आप ये मान लीजिए कि किस्मत ने आपको मोहलत दी होती है। उस मोहलत को जो यूज़ कर गया वो आगे बढ़ जाएगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो 2020 में भी नाकाबिल हैं, बेरोजगार हैं, और 21, 22, 23 में भी बैठे ही रहेंगे। पढ़ना पड़ेगा, रास्ता टीचर दिखा सकता है, पर फाइनली उस पर चलना अपने आप को ही पड़ता है। सबकी कहानी है। अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं भी खुद चीज़ें तैयार करके ही यहाँ तक पहुंची हूँ। टीचर्स का बहुत बड़ा रिगार्ड है मन में, क्योंकि उन्होंने टाइम रहते सही रास्ता दिखाया। लेकिन फाइनली याद तो चीज़ें मुझे ही करनी पड़ती थी ना, कोई टीचर हमारी जहाँ जगह जाके पेपर में तो नहीं बैठेगा। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपको रास्ता अगर सही पता चल जाए तो उस पर की गई मेहनत आपको कामयाब बना देगी। और अगर आप उल्टी डायरेक्शन में मेहनत करते जाएंगे, अब किसी को मान लीजिए जाना है दिल्ली और वो सोनीपत से रास्ता पकड़ ले जींद का, तो वो दिल्ली पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा? या जीटी रोड पे अंबाला की तरफ चल पड़े और कहे मुझे 5 घंटे हो गए चलते चलते, 10 घंटे में पहुंचा ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वो रास्ता गलत डायरेक्शन में है। मेहनत कर रहा है लेकिन कभी भी रास्ते पे चलते चलते मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि रास्ता गलत पकड़ लिया। तो सिर्फ रास्ता पकड़ना जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है कि जिस रास्ते पे आप मेहनत कर रहे हैं वो कितना कामयाब बनाने की क्षमता रखता है आपको। ठीक है, चलिए। हरियाणा की एक क्लास मैंने ली थी और हरियाणा का एक बेसिक सा मैप से स्ट्रक्चर उम्मीद करती हूँ आप लोगों की समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ है। जिस मिट्टी में तुम रह रहे हो, जहाँ तुम रोज़ ये सब बातें सुनते हो, तो उसको देख के समझना तो बेहद आसान है। पूरे भारत में तुम घूमे नहीं हो तो उसमें फिर भी थोड़ा सा लगता है कि कैसे होते होंगे पठार, कैसी होती होंगी नदियाँ। लेकिन क्योंकि हरियाणा की मिट्टी तो लगभग एक जैसी ही है, उपजाऊ मिट्टी है सारी, और प्राकृतिक अगर कहें किस किस के बीच में बसा है, तो 2 नदियाँ मैंने आपको बताई थी। एक इस तरफ की बाउंड्री वाली आपकी यमुना, और एक यहां से निकल के बहने वाली आपकी घग्गर। इन 2 नदियों की बाउंड्री के बीच में और 2 अलग धरती पर पहाड़ों की श्रेणियों के बीच में, जो ऊपर का हिस्सा है ये शिवालिक, और जो नीचे यहाँ पे अगर देखें तो मेवात के आसपास, गुड़गांव के आसपास, फरीदाबाद के आसपास यहाँ थोड़ा फैला हुआ जो है पहाड़ियाँ, बहुत छोटी, क्योंकि उनकी ज़्यादा हाइट नहीं है, वो अवशिष्ट पर्वत हैं। यानी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ तो पहाड़ नेचुरल बाउंड्री मान लो, और दोनों साइड्स में 2 नदियाँ नेचुरल बाउंड्री। इनके बीच में जो बसा हुआ ये बहुत उपजाऊ हिस्सा है, इसी को कहा गया है हरियाणा। हरि का प्रदेश है ये। भगवान, बहुत लोग कहते हैं शिव के लिए भी यूज़ करते हैं इसको, कुछ लोग कहते हैं नहीं, पौराणिक कथाएं, हरि मतलब आपके श्री कृष्ण की भूमि माना गया, उनकी क्रीड़ा स्थली माना गया। कुछ कहते हैं अहीरों की अधिकता के कारण इसका नाम हरियाणा पड़ा, क्योंकि अहीर हरि से उसको जोड़ दिया गया। तो अलग अलग मान्यताएं हैं, पौराणिक अपनी अपनी जनश्रुति पर आधारित हैं। पर हम इतना जानते हैं कि वैदिक काल में जितने भी काम हुए थे उन सब में कहीं ना कहीं हरियाणा का जिक्र आता था, और यही वो उपजाऊ भूमि थी जिसे देवकृत योनि की भी संज्ञा दी गई थी, यानी देवताओं का जन्म भी इसी मिट्टी में हुआ है। तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि हम जिस हरियाणा की बातचीत कर रहे हैं, इसी इलाके में कभी देवताओं का जन्म हुआ है, और यहीं से संस्कृतियां और सभ्यताएं फलती फूलती चली गई हैं। वेदों का जो काल हमने पढ़ा है, वो वेदों का काल इसी इलाके में तो एक्टिव थे वो सारे लोग, क्योंकि पंजाब का इलाका यही इलाका था, पंजाब का और हरियाणा का तब एक ही इलाका हुआ करता था। ठीक है, चलिए। तो हमने जब कल पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह हरियाणा के, जब हमें हिस्सा मिला पंजाब से अलग होके 1 नवंबर 1966 को, तो हमें 7 जिले मिले थे हमारे जो एरिया में पढ़ते थे। घर JKM, या जम्मू कश्मीर में घर जैसा आपका मन करे आप याद करना। घर का मतलब गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, JK मतलब जींद, करनाल, और M मतलब महेंद्रगढ़। इन 7 जिलों को ही हमने टाइम आने पर, ज़रूरत पड़ने पर, मान लीजिए प्रशासन ढंग से चलाने के लिए अलग अलग हिस्सों में बंटवारा करते
बढ़ते चले गए और आज उन्हीं 7 की बदौलत उसी एरिया में आज हम 22 हिस्से बना के बैठे हैं। क्या फर्क पड़ता है, एरिया आज भी उतना ही है। 170 स्क्वायर मील इलाका हमारे पास है, या कह लीजिए 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये टोटल एरिया है जिस पर हरियाणा कहता है कि भाई ये हरियाणा है। तो इस भूमि जो ये बीच का पूरा हिस्सा देख रहे हैं आप, इसी का मैंने आपको बताया एरिया 44,212 वर्ग किलोमीटर या 170 स्क्वायर किलोमीटर। जैसे पहले था ना ऊपर, ऐसे यहाँ स्क्वायर माइल कर देना, ठीक है, मील में। तो हमने उस दिन देखा था कि कैसे ये अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड था और घर JKM से बढ़ते 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 आज हम कहते हैं हरियाणा में 22 जिले हैं। आज हम उन जिलों के बारे में ही बातचीत करेंगे। और आपने देखा होगा पिछले कई एग्जाम्स में कि कभी भी किसी भी जिले की डेट पूछ ली जाती है कि ये किस दिन अस्तित्व में आया। बहुत सारी किताबें बहुत सारी बातें कहती हैं, कुछ किताबों में गलतियां भी दी हैं, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं, टाइपिस्ट बहुत बार गलत कर देते हैं, कभी कभी इंफॉर्मेशन जहां से हम उठाते हैं वहां भी गलत मिल जाती है। तो कई सारी, अब एक प्रॉब्लम और है, हरियाणा की ऑथेंटिक किताब तो किसी को आप मान ही नहीं सकते, क्योंकि हरियाणा सरकार ने तो सच ऐसी किताब नहीं छापी जो कंपटीशन को ध्यान में रख के छापी गई हो। तो हरियाणा का कंपटीशन तो 2015 से ही तो हमने देखा। 2014 से पहले जो सरकारें थी उसमें कभी हरियाणा जीके का सब्जेक्ट आया ही नहीं इस लेवल पे। जो HCS वाले बच्चे थे ना, वो थोड़ा सा हरियाणा को लेके कॉन्शियस थे, क्योंकि उसमें हरियाणा से जुड़े कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे। लेकिन अब देखें तो ग्रुप D से लेके, क्लर्क से लेके, टीचिंग से लेके, PGT का है या किसी भी चीज का, हरियाणा की सरकार जिस पेपर को कंडक्ट करती है उसमें वो हरियाणा के क्वेश्चंस पूछती है। तभी ये 5-6 सालों से ही तो ट्रेंड चला हरियाणा पढ़ने और पढ़ाने का। इससे पहले कोई हरियाणा जीके का टीचर नहीं था, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। भाई आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जरूरत पड़ी, सब्जेक्ट आया तो टीचर्स तैयार हुए, टीचर्स तैयार हुए तो फिर किताबें बहुत सारी आने लग गई। तो बहुत सारी किताबों को, क्योंकि कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है इन्फॉर्मेशन का, इसीलिए बहुत सारी किताबों में, लगभग किताबों में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं, फिर आपको गूगल सर्च करना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीजें सही सीखें, पर एक दो चीजें हो सकता है जहां पे क्लैरिटी ना हो, तो मैं कोशिश करूंगी साथ साथ आपको इसके बारे में बता दूं। ये हमने 22 जिलों के बारे में जाना था, और देखो उस दिन मैंने बताया था आपको कि ये कैसे कैसे डिवाइडेड है। इन 22 जिलों को हमने देखा था। ऊपर के ये 4, कौन कौन से 4? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। एक पूरी पट्टी थी, एक पट्टी यहाँ थी, ये पूरी बड़े वाली कौन सी थी? ये हिसार से लेके ये जींद को क्रॉस करती हुई ये एक पट्टी। उसके बाद एक पट्टी ये बीच में थी इनके, इन दोनों के, यहाँ से स्टार्ट होके और ये पूरा पानीपत तक कवर करती है, तीसरी पट्टी। चौथी पट्टी हमने देखा था रोहतक के इर्द गिर्द थी, रोहतक, यहाँ भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक के नीचे झज्जर और रोहतक के इस साइड था सोनीपत। तो ये चौथी पट्टी, 1 2 3 4। पांचवी पट्टी में हमने देखा था गुड़गांव की पट्टी, जो एक साइड होते हुए रेवाड़ी और फिर इस तरफ ही आके महेंद्रगढ़। और छठी पट्टी हमने देखी थी फरीदाबाद और उसके नीचे पलवल, और सबसे लास्ट में जो दक्षिणतम चला गया है हरियाणा का सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट, ये था हमारा मेवात। ऐसे करके हमने कल इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एक बेसिक सी नॉलेज, क्योंकि इनके पता हुए बिना आप चीज़ों को रटना बड़ा मुश्किल फील करेंगे। ऐसे बिना मैप की समझ के किसी भी चीज़ को रटना बहुत मुश्किल होता है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। आज इससे आगे बढ़ेंगे और आज हम बातचीत करेंगे कि हरियाणा में जो अपना हरियाणा की जो शुरुआत हुई थी 1966 में, और जो हम पढ़ के आए हैं कि इसके स्टार्टिंग के ज़िले थे। जैसे हर बार मैंने देखा क्वेश्चन एक आधा ज़रूर पूछते हैं कभी ना कभी HSSC वाले, किसी भी ज़िले की डेट पूछ ली जाती है, किसी भी ज़िले का एरिया पूछ लिया जाता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको हर एक की डेट याद हो, आपको हर एक का एरिया भी याद हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप सोचें आज ही मैं याद कर डालूंगा, रोज़ रोज़ 3-4-5 ऐसे पढ़ने चाहिए। जैसे 22 का एरिया है तो सारे 22 एक दिन में याद करने की जरूरत नहीं है, कर लोगे तो भूल जाओगे। जितनी जल्दी कोशिश करोगे ना याद करने की, उतनी जल्दी भूल भी जाओगे। तो क्या करना चाहिए, 5-6 का एरिया एक दिन याद करो, फिर 4-5 का एरिया अगले दिन याद करो, फिर उसी दिन दोनों को पढ़ लो, फिर उससे अगले दिन 4-5 का फिर याद कर लो, फिर 4 दिन की कहानी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है कहानी। 5-5 6-6 पकड़ोगे तो 4 दिन में आपको सारे एरिया याद होंगे। एक दिन कोशिश करोगे तो सब कुछ खिचड़ी पक जाएगी। इतने आंकड़े हैं, इतने ज़्यादा। और ये सब्जेक्ट ऐसा भी नहीं है कि आप सदियों से पढ़ रहे हो या बचपन से आपके कानों में गया हो, तो इसको तो बहुत सोच समझ
समझ के सटीक तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब बात बनेगी, वरना 15 दिन बाद सारी चीजें पिछली वाली भूली मिलेंगी। वो नहीं होना चाहिए। वो कब नहीं होगा? जब चीजों को समझ के साथ आगे बढ़ा जाएगा। चलिए हम बातचीत करते हैं आज की जो हमारे जिले हैं, क्योंकि अब आपको मैप समझ में आ गया, अब आपको जिलेवार सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, यानी डिस्ट्रिक्ट किस तरह से डिवाइडेड हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं ये 22 डिस्ट्रिक्ट कब कब बने। पहले इसी बात में बात कर लेते हैं। हम GHAR घर जम्मू कश्मीर में जो हम फॉर्मूले में पढ़ते थे, अब वो बनना भी पॉसिबल है, क्योंकि 370 आपको सबको पता है कि हटा दिया गया विशेष राज्य का जो दर्जा था वो, और अब वो नॉर्मल राज्य है जैसा कि बाकी सब राज्य हैं। वहाँ की विधानसभा भंग कर दी गई और वहाँ पे उसके 2 हिस्से कर दिए गए जो दोनों यूटी बन गए। वो अलग बात है कि वहाँ भी विधानसभा का प्रावधान किया जाएगा, जैसा दिल्ली और पौंडीचेरी में संविधान में संशोधन करके किया गया था ना। 70वां 69th दिल्ली के ही तो हैं, ऐसे ही वहाँ भी 2 पार्ट जो यूटी बने हैं, आप देखना उसमें भी विधानसभा का गठन किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल देखें तो 370 को हटा दिया गया। स्थायी जो राज्य का दर्जा था उसके पास विशेष का, वो नहीं है। तो अब जम्मू कश्मीर में घर बनाना आसान है, तो घर जम्मू कश्मीर में ये 7 जिले इकट्ठे बने थे, और ये इकट्ठे एक साथ बने। इन्हीं को आप इमेजिन कर लो कि ये सारे दूर दूर रहे होंगे, तभी पूरा हरियाणा। गुड़गांव नीचे की पट्टी में रहा, हिसार वो बड़ी पट्टी में, अंबाला ऊपर की पट्टी में, रोहतक बीच की पट्टी में, जींद देखो जो बड़े वाली पट्टी है उसमें पतली सी एक लंबी सी ऐसे आया हुआ है, और एक के करनाल है। करनाल आप समझ गए, कुरुक्षेत्र के 2 पैर हैं, एक कैथल जो पंजाब की तरफ है और एक करनाल जो कि यूपी के तरफ पड़ता है। और एम मतलब महेंद्रगढ़, यानी नीचे की पट्टी, गुड़गांव रेवाड़ी महेंद्रगढ़। ये 7 जिले बने थे स्टार्टिंग में। टाइम बीतता गया, जिलों की संख्या बढ़ती गई। ये पहले सबसे पहले बने। इसके बाद सेकंड नंबर पर 2 जिले बने इकट्ठे। ये 2 जिले थे आपके भिवानी और सोनीपत। भिवानी और सोनीपत दोनों एक ही दिन अस्तित्व में आए हैं। जब ये भिवानी बना ना, तब भिवानी हिसार को काट के बना था। आज ना हिसार नंबर 1 है एरिया में और ना भिवानी, क्योंकि नंबर 1 एरिया अब सिरसा का है। सिरसा का टोटल एरिया भी शायद मैंने बताया था 4277 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका एरिया है। ठीक है, तो भिवानी और सोनीपत एक ही दिन अस्तित्व में आए, और जो भिवानी है ये पहले एरिया में बड़ा था जब तक कि चरखी दादरी नहीं बना था, लेकिन अब नहीं है। ये अब सबसे बड़ा एरिया है सिरसा के पास, जो भी बना नहीं है यहाँ तक। ये सारे जिस दिन अस्तित्व में आए वो डेट हम सब जानते हैं, 1 नवंबर 1966 को जैसे ही हरियाणा अस्तित्व में आया, यूटी बन गया चंडीगढ़, और हमारे 7 जिले अस्तित्व में आ गए। इसके बाद कई साल तक चीज़ें चलती रही, हम अपनी ही जद्दोजहद में लगे रहे, क्योंकि राज्य बना लेना बड़ा आसान है लड़ झगड़ के, लेकिन फिर उसमें एजुकेशन सिस्टम पे काम करना, वहाँ सिंचाई की व्यवस्था पे काम करना, रोजगार काम धंधे के ऊपर काम करना, तो सरकार को टाइम लगता है। तो 5-6 साल तो बीत गए अपने काम को जमाने में। यही वो दौर था जब हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसने 100% अपने हर गांव तक बिजली पहुंचा दी। आप जानते हैं पूरे भारत में हरियाणा सबसे पहला राज्य था जहां 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था सभी गांवों का। 1970 में उस टाइम आपके राज्य को संभाल रहे थे बंसीलाल जी। बंसीलाल जी जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चेहरा थे, और उसी बड़ी घटना को टीवी पे लाइव करने के लिए, तब तो दूरदर्शन ही एकमात्र हुआ करता था, खुद इंदिरा गांधी दिल्ली से चल के पहुंची थी करनाल में, और करनाल के नीसिंग ब्लॉक में उन्होंने यहाँ से, जैसे दूरदर्शन पे उस टाइम जाया करती थी चीज़ें, और चैनल्स तो थे नहीं, वहाँ से लाइव उन्होंने भाषण देके कहा था कि आज पूरे भारत के लिए गर्व की बात है कि हरियाणा भारत का पहला राज्य बना है जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यानी 100% विद्युतीकरण कर दिया, हर गांव में बिजली पहुंचा दी। ये अलग बात है कि बिजली आती नहीं थी, बस वो खंबे गाड़ दिए, पहुंच बना दी कि भाई दिन में एक बार 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा एक झलक दिखला जाती थी। लेकिन ये भी बड़ी बात थी कि वो हरियाणा में ही आई। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हरियाणा ने किया सबसे पहले 1970। तो हरियाणा अपनी ग्रोथ में लगा हुआ था। यहाँ फिर जैसे HBSC है भाई, हरियाणा का बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, वो अपना काम कर रहा है। तो मिला जुला सा काम जब धीरे 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 विकास होने लगा, तो फिर जरूरत लगने लगी कि भैया इसका काम का और बंटवारा करना पड़ेगा और नए जिले बनाने पड़ेंगे। तब इन 7 में से ही जरूरत के अनुसार 2 जिले और बना दिए गए, भिवानी और सोनीपत। ये जिस दिन अस्तित्व में आए 22 दिसंबर का दिन था, और आप जानते हैं ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। 21 जून 22 दिसंबर सब याद करते हो ना। 21 मार्च और अपना ये 23 सितंबर
क्यों याद करते हैं ये? इक्विनॉक्स, विषुव, 2 ऐसे दिन होते हैं धरती पर, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब आपका दिन रात बराबर होते हैं। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। चलिए वापस आते हैं, क्योंकि इस तरह तो भटक के बहुत दूर तक निकल जाएंगे। 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा में 2 नए जिलों का गठन हुआ एक ही दिन, भिवानी भी और सोनीपत भी। इसके बाद तुरंत में ही, अब देखो दिसंबर है तो एंड हो गया इस साल का, तुरंत में ही अगला साल स्टार्ट हुआ और एक नया जिला बना। ये जिला था आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं था, इससे पहले ही तो वो लड़ाइयाँ, धर्म युद्ध और सारी चीजें, गीता का पाठ और सब कुछ था। लेकिन एक जिले के रूप में आइडेंटिटी की अगर बात करें कि जब इसके अस्तित्व को एक अलग से जिले की मान्यता मिली, तो वो थी इसके ठीक 1 महीने के बाद, 23 जनवरी आ गई। देखो 1 महीना 1 दिन आगे हो गया, अगला साल शुरू हो गया, क्योंकि दिसंबर से जनवरी आया, इसलिए कई लोगों को गलतफहमी है कि अगले साल, ये 1 ही महीने बाद बन गया था। तो एक साथ बने थे भिवानी और सोनीपत, और ठीक 1 महीने बाद अगले साल पहले महीने, क्योंकि वो दिसंबर में है, ये बन गया कुरुक्षेत्र। फिर जल्दी जल्दी बनने लग गए। इसके बाद सिरसा ने कोशिश की, क्योंकि सिरसा भी काफ़ी बड़ा इलाका कवर कर रहा था, और हिसार का इलाका इतना बड़ा था कि उसी को काट छाट के ये सब बन रहा था, जो उधर वाला हिस्सा है। सिरसा बना, और सिरसा बना है 1975 में। एग्जाम में डेट्स पूछने लग गए, क्योंकि उनको पता है लोग सन रट लेते हैं, डेट में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, वो 1 दिन आगे पीछे कर देंगे या क्या करेंगे, महीना बदल देंगे, साल वही रखेंगे, तो उसमें फिर बच्चा कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाएगा कि भाई दिन और डेट उतनी एग्जैक्टली याद नहीं होती। तो बहुत आसान तरीका है, ये सिरसा बना था आज़ादी के दिन, जब होता है 15 अगस्त, उसके ठीक 11 दिन बाद, यानी ये कब बना होगा, 26 अगस्त 1975 को ये अस्तित्व में आया। ऐसे ही याद करना, वरना भूल जाओगे, वहाँ 24 याद आएगी, 27 याद आएगी, 26 नहीं याद आएगी। तो जब आज़ादी है आपकी 15 अगस्त की, उसके ठीक 11वें दिन बना था ये, यानी 26 अगस्त 1975 को। तो देखो 66 से 72, फिर 72 से 73, देखने में 1 साल, लेकिन ठीक 1 महीने का अंतर, 22 दिसंबर से 23 जनवरी, और फिर 72 के बाद आया आपका ये 73 के बाद 75, 75 में आज़ादी के ठीक 11 दिन बाद, यानी 26 अगस्त को सिरसा। सिरसा जो अपने आप में ही बहुत बड़ा एरिया तो है ही, 4277 4277 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, सबसे बड़ा है, इसलिए इसको पहले बता रही हूँ, फिर सारे याद करा देंगे, कभी 4 कभी 5 पढ़ा के, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमने जो लास्ट देखा है पॉइंट 4th नंबर का था ना सिरसा, इसके बाद 5th पॉइंट है आपका 1975 तक हो गया। इसके बाद बनेगा 1979 में, 79 में, ये 79 में बनने के बाद एक ब्रेक आएगा। 79 में कौन सा बनेगा, फरीदाबाद। फरीदाबाद जो बहुत ही ज़्यादा घना बसा है, इनफैक्ट हरियाणा में सबसे ज़्यादा घना, जनसंख्या घनत्व अगर पूछेंगे तो आप टिक करेंगे फरीदाबाद। सबसे छोटा है एरिया में, अगर टोटलिटी की बात करें, 44,212 के जो हिस्से बटे हुए हैं, इनमें सबसे छोटा एरिया फरीदाबाद के पास है। कुछ कहते हैं कि क्या चरखी दादरी से भी छोटा है, बिल्कुल, मैप में तुम्हें चरखी दादरी दिखाया, काफ़ी बड़ा है चरखी दादरी, और ये छोटा सा है फरीदाबाद। और फरीदाबाद उद्योगों के लिए खासा जाना जाता है, उद्योगों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ यहाँ, बहुत ही ज़्यादा। इनफैक्ट जब देश आज़ाद हुआ 47 में, तो फरीदाबाद में सरकार ने कई प्रोजेक्ट इसलिए लॉन्च किए ताकि विस्थापित लोग जो पाकिस्तान वाले पंजाब से आए हैं, वो इंडिया के पंजाब में सेटल हो सकें, और उसी दौरान सरकार ने कई बड़े उद्योग धंधों की नींव डाली थी फरीदाबाद में। तब से आज तक लगातार उद्योग बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और जहाँ उद्योग होंगे वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो लोगों को तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी तो वो टैक्स भरेंगे, और टैक्स भरेंगे तो इसीलिए हम कहते हैं कि पूरे हरियाणा के 20 जिले एक तरफ और 2 अकेले एक तरफ, जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। 50% टोटल हरियाणा की सरकार को जो आय होती है टैक्सेस से, वो अकेले 2 जिले दे देते हैं। 2 वही अमीर जिले हैं जहाँ की खूब पैसा आता है, खूब टैक्स देती है जनता। कौन कौन से? एक गुड़गांव, जो कि हमारी अपने पैसे के अपने दम पर बनाई गई स्मार्ट सिटी है, और जो इंटरनेशनल लेवल पे भी इंपॉर्टेंट शहर माना जाता है, और दूसरा फरीदाबाद, जहां हमारी सरकार ने स्टार्टिंग में विस्थापितों के लिए भी काम किया, उद्योग धंधे लगातार बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और आज जनसंख्या वहां हरियाणा की सबसे ज्यादा निवास करती है, 18 लाख से ज्यादा आबादी रहती है, और छोटा सा एरिया लेके बैठे हैं। सिरसा 4277 था ना, कितना बड़ा एरिया, स्क्वायर किलोमीटर, तो सोचो कितना बड़ा। और अगर फरीदाबाद की बात करें तो 743 स्क्वायर किलोमीटर,
तो कितना ज्यादा छोटा है उसके मुकाबले, 4 2 7 7 4277, और यहाँ देखें तो यहाँ 1000 भी नहीं पकड़ रहा, तो जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए यहाँ पे आबादी का घनत्व ज्यादा लगता है, सबसे ज्यादा घना बसा। अगर आबादी की बात करेंगे, जो ये 1 किलोमीटर 1 वर्ग किलोमीटर में निकाली जाती है जनसंख्या घनत्व, वो सबसे ज्यादा फरीदाबाद में। फरीदाबाद एक खास दिन बना था 15 अगस्त 1979 को, यानी अब हमारे हरियाणा में पहले जहां सिर्फ 7 जिले थे, 2 मिला के 9, 10, 11 और फरीदाबाद आपका 12वां जिला बना है। 12वां, ऐसे जानबूझ के परेशान करने के लिए, टफ बनाने के लिए पूछ लेंगे हरियाणा का 12वां जिला कौन सा था। तो जिसने टेबल याद कर रखा है, डेट याद कर रखी है, जिसको सन याद है, जिसको मंथ याद है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तुरंत गिन लेगा। टिप्स पे होते हैं ये कुछ बहुत टफ चीज नहीं है, लेकिन पेपर में आ सकती है, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना चाहिए कि अगर मुझसे 10वां पूछे तो भी मेरा दिमाग एकदम से बता दे कि ये वाला जिला 10वां है। फरीदाबाद क्योंकि सबसे ज्यादा विकसित में आ जाता है। विकसित की बात करें ना तो 3 ज्यादा विकसित इन द सेंस जो खूब कमाते हैं। वैसे तो हरियाणा अपने आप में बहुत रिच है, हरियाणा तो बहुत रिच स्टेट है बाकी सबके मुकाबले, लेकिन फिर भी कहें आपके भी नंबर 1 2 3 तो आप गुड़गांव का नाम ले सकते हैं, फरीदाबाद का और पंचकुला का। इसके बाद अंबाला, करनाल सब बहुत बढ़िया हैं, लेकिन ये 3 टॉपर 3 में रहते हैं। ठीक है, तो फरीदाबाद कब बना? 15 अगस्त 1979 को। विस्थापितों के लिए भी सरकार ने यहाँ कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे। इसके ये कौन से नंबर का राज्य बना है? 12वां राज्य। ठीक है, स्टार्टिंग में वो 7 थे, अब बढ़ते गए और 12 हो गए। इसके बाद एक ब्रेक लग गया कि बस अब जरूरत नहीं है, अब काम ठीक से इन्हीं जिलों में बढ़िया काम करो। और ऐसा ब्रेक लगा कि 10 साल तक फिर कोई जिला नहीं बना, और उन 10 सालों में लगातार जितने जिले ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे, यानी 12, ये अपनी ग्रोथ पे काम करते रहे और बहुत बढ़िया ग्रोथ रेट रहा। हरियाणा बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा था। इसके बाद 10 साल बीते, 1989, और फिर वही 1 नवंबर का दिन आया जिस दिन हम पहले इकट्ठे हुए थे 7 जिलों को लेकर हरियाणा के रूप में। अब फिर 1 नवंबर आया और 1989 आया। अब सरकार ने 10 सालों की रही हुई कसर एकदम से निकाली, क्योंकि लगातार में इकट्ठे 4 जिले नए बना दिए। या तो एक भी नहीं बन रहा था अब 10 सालों से, या इकट्ठे 4 अस्तित्व में आए, और डेट 1 नवंबर 1989 है। कौन से 4 जिले हैं ये बहुत आसान है याद करना। पहले मैं यहाँ शॉर्ट में बता दूं, KRPY ऐसे ही याद कर लेना। 1989 सन आपके लिए एज एन इंडियन भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो मुझे सुन रहा है लगभग लोग 18 ईयर्स प्लस हैं, और आप सब जानते हैं कि इंडिया में एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, आपको जो वोट डालने का अधिकार है ना, ये 18 साल और उससे ऊपर के लोगों को है। वही तो मतदान कर सकते हैं, मतदान हर कोई नहीं कर सकता। उम्र कम से कम होनी चाहिए 18 होते ही आप मतदान के अधिकारी बनते हैं। तो पहले ये मत डालने की जो एज थी ना, ये 21 साल हुआ करती थी। 1989 में इसे घटाया गया, और इसको घटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। आज जो आपकी उम्र 18 है ना अडल्ट कहलाने की, वो कुछ सालों पहले तक 21 थी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज किया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। ये 61वां संविधान संशोधन था, 61st अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1989 में इसने प्रावधान किया कि अब के बाद इंडिया में 21 की जगह 18 साल का हर बच्चा, जो भी 18 क्रॉस करेगा, अब उसको बच्चा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं एज अ टीचर बात कर रही हूँ, अदरवाइज जो भी 18 क्रॉस कर गया, 18 होते ही वो अडल्ट की श्रेणी में आ गया। तो अडल्ट की श्रेणी में आने की एज मताधिकार से सीधी रिलेटेड है। यहाँ आते हैं, जैसे ही ये एज मिली उसी सन से अपने दिमाग में कोड कर लो। वैसे इसका लेना देना कुछ नहीं है हमारे 4 जिलों से, लेकिन चीज़ों को अगर हम दिमाग में कोड करके फिट करते हैं ना तो भूलते नहीं हैं। तो 4 जिले हमारे बने 1989 में, हमारे ऊपर कृपा हुई और हमारे 4 जिले बन गए। KRPY तो कृपा, KRPY। आजकल इंग्लिश का ट्रेंड है ना, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देते हैं, तो हमने कृपा को KRPY से कोड कर लिया। ये के कौन सा होगा? करनाल तो 1 नवंबर 66 में था, कुरुक्षेत्र बना था 23 जनवरी 73 को। फिर ये कौन सा के बच गया? ये आपका कैथल है, कैथल, यानी कैथल आपका बाद में बना है। तो सबसे पहले करनाल था, फिर कुरुक्षेत्र बना 73 में, फिर कैथल बना 1989 में जब कृपा हुई। ये आर कौन सा होगा? रोहतक नहीं हो सकता, क्योंकि रोहतक तो घर में ऑलरेडी था, रोहतक तो ऑलरेडी मंडल था एग्जिस्टेंस में। तो ये आर आपका है जो साउथ की तरफ पड़ जाता है, रेवाड़ी। जो कहाँ पड़ेगा आपका? गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। नीचे की पट्टी याद है ना, ऐसे पट्टी थी, गुड़गांव था, रेवाड़ी था, फिर महेंद्रगढ़। ये पी आपका पानीपत है, और
पानीपत की भी एक अनोखी कहानी है, सिर्फ अकेले की। जैसे ही कोई भी नया जिला बनता है ना, तो उस एरिया के लोग खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमें एक जिले के रूप में मान्यता मिल गई, ये अच्छी बात मानी जाती है, या कोई नगर निगम की मान्यता मिल जाए तो। लेकिन पानीपत एक ऐसा जिला है जो पहले अलग हुआ, करनाल से अलग किया गया 1989 में, लेकिन फिर इकट्ठे कर दिया गया 1991 में। सिर्फ ये, और हुआ भी लेटर स्टेज में, देखो नवंबर में टूटा था, अलग हुआ था, और 1989 से लगा लो नवंबर 1990 तक 1 साल हुआ, 91 के जनवरी में ही अलग कर दिया, यानी 1 साल बाद ही। देखने में सन में आपको 2 साल लग रहे हैं, लेकिन आप इसके महीने डिटेल में पढ़ेंगे तो सिर्फ 1 साल 2-3 महीने तक ये अलग अलग रहे। फिर वापस इसको जोड़ दिया गया करनाल में, और फिर 1992 में इसको दोबारा से अलग किया गया, और तब से आज तक पानीपत अलग ही है। पानीपत की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। किससे काट के अलग हुआ था? करनाल से। कब? 1989 में। फिर वापस कब कर दिया? 1991 में। फिर कब अलग हुआ? 1992। तो जो आज पानीपत है ना, ये 1992 में अलग हुआ था। वैसे स्टार्टिंग में देखेंगे, अगर पूछेंगे सन, तो आप 1989 कहेंगे, ठीक है। फिर 1992 मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, वैसे टिक नहीं करना, टिक करना है। अगर लेकिन वो पूछे पुनः कब विभाजित हुआ, पुनः पूछ लिया, तो 1992 की कहानी हमें याद रहे, ठीक है। ये है पानीपत। और वाई मतलब तो आपका एक ही है, यमुना नगर, जहां से हमारी यमुना नदी की एंट्री है, उसी के नाम पर यमुना नगर है ये। तो ये हमारे 4 इकट्ठे बने, KRPY, कृपा हुई, और मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ये डेट इकट्ठी याद रखना, KRPY की। 7 इकट्ठे बने थे पहले, और अब 4 इकट्ठे, तो 7 और 4 11, यानी 22 में से आधों की तो डेट एक ही आएगी। क्या? 1 नवंबर, बस सन बदलेगा, 1 नवंबर 1966 और 1 नवंबर 1989। तो कौन से 4 हैं ये 4 हैं आपके K कैथल, R रेवाड़ी, P पानीपत, और Y यमुना नगर, YN लिख देती हूँ, ठीक है। 1 नवंबर 1989। अब फिर एक दौर सा चलेगा, कुछ कुछ सालों में दोबारा बनने लग गए। 10 साल बंद रहे ना, इकट्ठे 4 बनाए, अब फिर धीरे धीरे करके ये फिर बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद कुछ साल तक फिर नहीं बने, और दोबारा बनेंगे इसके बाद 1995 में, 1995 में, तो थोड़ा सा ब्रेक आया। फिर 1997 में दोबारा बन जाएंगे, ये जल्दी बने। तो ये 95 में कौन सा बना? 95 में बना है पंचकुला। पंचकुला को पंचकुला क्यों कहते हैं? ऐसा मानते हैं कि यहाँ 5 कूप थे। कूप मतलब ऐसे कुआं होता है, लेकिन यहाँ कूप का मतलब है झरना, नेचुरल, जिसको स्प्रिंग बोलते हैं ना, अपने आप पानी। जब आपने देखा हो कभी पहाड़ों में गए हो तो वाटरफॉल होता है, उसे झरना कहा जाता है। जब ऊंचाई से कहीं पानी बहुत तेज गति से गिरता है तो उसको वाटरफॉल कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में वाटरफॉल पाए जाते हैं, और कहते हैं यहाँ 5 ऐसे बड़े झरने थे, जिस कारण इसका नाम पड़ गया पंचकुला, ठीक है। तो पंचकुला बना हमारा, और पंचकुला जो डेट हमें टिक मार्क करनी है वो 15 अगस्त है। 15 अगस्त आज़ादी वाले दिन, ये भी देखो 15 अगस्त पे था, ठीक है। इसके बाद 2 ही साल बाद 2 नए जिले एग्जिस्टेंस में आए, और ये जिले हैं F और J। ऐसे ही याद कर लेना, वरना दिमाग में खिचड़ी सी पक जाती है सारों की। पहले एक फरीदाबाद बन चुका 1979 में, याद है? 75 सिरसा के बाद 1979, फरीदाबाद के बाद ही तो ब्रेक लगा था, वो 12वां था। फिर 89 में जाके बने थे 4, और अब लगातार बनते जा रहे हैं। 95 में पंचकुला, और 97 में कौन सा बना हमारा? F और J। FJ मतलब क्या है यहाँ? फतेहाबाद, फतेहाबाद। और J मतलब यहाँ है झज्जर, झज्जर, जो छज्जू किसान कहते हैं कि कोई हुआ करता था, जिन्होंने बसाया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पहले छज्जू किसान के नाम पे था, छज्जू नगर। फिर वो चेंज होते 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 झज्जर बन गया, तो छज्जू से बिगड़ के बना है झज्जर। शहीदों का शहर भी झज्जर ही कहलाता है। तो FJ कब बने? ये 1997 में बने। अब ध्यान से सुनना, आज़ादी से ठीक 1 महीने पहले की डेट में इन दोनों को टिक करना है, यानी 15 जुलाई 1997। तुम्हें लगेगा कि बहुत टफ है, कुछ नहीं है, 1-2 बार पढ़ोगे ना किताबों से तो बेहद आसान है। देखो 1 नवंबर के 11 सीधे याद कर लो, घर JKM और KRPY, 11 तो इकट्ठे गए। उसके बाद हमने देखा सिरसा आज़ादी के 11 दिन बाद बना था, यानी 26 अगस्त को। 15 अगस्त को बना था एक तो फरीदाबाद, और एक पंचकुला यहाँ हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो प फ ब भ एक लाइन होती थी ना, याद हो बचपन में पढ़ी थी तुमने, क ख ग वाली। तो प फ ब भ, प और फ, तो पंचकुला और फरीदाबाद। फतेहाबाद नहीं टिक करना, FJ जो इकट्ठे ना, FJ ये बने हैं आपके आज़ादी से ठीक 1 महीना पहले, यानी 15 जुलाई को। तो 15 जुलाई 1997, ये 97 तक का
टॉपिक पूरा। इसके आगे बस अब एंड आ जाएगा इसका। ये हमने 8वीं लाइन बनाई थी, 9वीं लाइन। 97 के बाद दोबारा बना है बहुत लेटर स्टेज में जाके। ये कब बना? 4-4-5 को। ठीक है, ये कौन सा है 4-4-5 वाला? जिसकी स्टार्टिंग में तो सोचा था नाम रखेंगे सत्यमेवपुरम, लेकिन बाद में ये नाम रखा गया मेवात, और अब जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है नूह। ठीक है, तो ये नूह जो आज नूह है, यही अब 1-1.5 साल पहले मेवात था, क्योंकि मेव जाति ज्यादा पाई जाती थी यहाँ, इसलिए इसका नाम मेवात रखा गया। और गांधी जी ने कहा था कि मैं गारंटी देता हूं कि जो मेवात का इलाका है, यहाँ के मुस्लिम बंधुओं को कुछ नहीं होगा, ये देश उनका उतना ही है जितना कि बाकी हिंदुओं का। इसीलिए मेव जाति के मुस्लिम लोग इंडिया से जो भाग रहे थे डर के मारे, वो यहीं रुक गए कि ठीक है, गांधी जी ने जबान दे दी और गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, तो गांधी जी की बात थोड़ी कोई टालेगा। इसलिए गांधी जी की उस एश्योरेंस को बाद में सरकारों ने 4-4-4 हो जाता, लेकिन 4 में ये राज्य बन नहीं पाया। 2 अक्टूबर 2004 को घोषणा की गई, फिर घोषणा करने के बाद कई महीने लग जाते हैं, तो फिर अगला साल आ गया, इसलिए जाके ये अस्तित्व में आया 4 अप्रैल 2005 को। 4-4-5 याद कर लेना, सत्यमेवपुरम या मेवात या नूह। और इसके बाद अगला जो बना है वो 2008 में बना है आपका, और जो बिल्कुल लास्ट बना है वो 2016 में। सबको पता है कौन कौन से हैं, ये है पलवल, और सबसे लास्ट बना है आपका चरखी दादरी। सबसे लास्ट बेशक बना है पर छोटा नहीं है, इससे भी छोटा, इससे तो काफी छोटा है आपका फरीदाबाद, जो एरिया में सबसे छोटा है। पलवल कब बना और ये कब बना, इनकी डेट्स अगर पूछते हैं तो पलवल की डेट आएगी आपकी 15 अगस्त 2008, और इसकी डेट में बहुत सारी आपको कंफ्यूजन रहेगी, मैं सारी बातें बता देती हूँ। बहुत सारी किताबें लिखती हैं 1 दिसंबर 2016, इक्की दुक्की किताब लिख देती है 4 दिसंबर 2016, लेकिन अगर आप इसको इंटरनेट पे डिटेल से स्टडी करेंगे पूरा, जिसमें कि सरकारी आपको सारे आंकड़े मिलेंगे, उसमें इसकी डेट मेंशन की गई है 16 नवंबर 2016। अगर पेपर में ये तीनों आ जाएं, इन केस, वैसे होगा नहीं, देंगे वो एक ही कोई जो कि ओरिजिनल के आसपास हो, अगर फिर भी मान लीजिए सारी मिल जाए आपको, एक और दे दें कोई, ये तीनों मिले, तो पहली प्रेफरेंस देना इसको, क्योंकि आप जितनी भी सरकारी साइट्स और इन सब पे इंफॉर्मेशन निकालेंगे ना, तो आपको 16 नवंबर लिखा मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए पेपर में 16 नवंबर नहीं आई, तो पहला चांस इसके साथ जाना है 16 नवंबर के साथ। लेकिन अगर ये नहीं मिलती है आपको तारीख, तो फिर आप 1 दिसंबर के साथ चले जाना। अगर वो भी नहीं मिलती है तो लास्ट प्रायोरिटी है 4 दिसंबर। कोशिश करना अगर इनके साथ वो लिखी हो 16 नवंबर, तो 16 नवंबर को टिक करो, ठीक है। आधे लोग सोए रहते हैं, हरियाणा में बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी नहीं है, और इस क्लैरिटी ना होने की वजह से बच्चे पॉइंट से हर बार चूक जाते हैं, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि उनका कहना जो होता है वो जो पढ़ के आए और जो हरियाणा HSSC ने मान लिया, उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। बहुत दूर नहीं जाते, पिछली बार HSSC ने हरियाणा के जिलों को या हरियाणा राज्य को कितने कुल राज्य टच करते हैं हम सब अच्छी तरह जानते हैं। आप मैप निकाल के पढ़ लो, देख लो, 5 राज्य हमें टच करते हैं हरियाणा को, लेकिन उन्होंने 4 को मान लिया। फिर लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगली बार गलत टिक कर दें, अपनी चीज पे अड़े रहना चाहिए, जबकि हमें पता है कि वो ठीक है। 5 ही राज्य, अगर मैं पेपर में बैठती तो मैं 100% 5 ही टिक करती, क्योंकि मुझे पता है कि वो 5 राज्य हैं। वो अपनी गलती को जब सुधारेंगे, लेकिन 5 राज्य से हम एक गायब कैसे कर दें? हम कैसे ना माने कि उत्तराखंड से सीमा लगती है, जबकि ये बिल्कुल क्लियर कट दिखा रखा है। आप मैप ऑफ इंडिया में खोल के देख लीजिए सारे साइट्स पर, वो 11 किलोमीटर, 11 पॉइंट समथिंग है, कहीं कहीं 12 लिखा है कि इतने किलोमीटर की सीमा हरियाणा की टच होती है उत्तराखंड से। फिर उसको कंसीडर क्यों नहीं किया गया, जबकि मैप ऑफ इंडिया वाले जो सारे वो हैं वो तो सरकारी सर्वे के अनुसार बेस्ड होते हैं। लेकिन फिर भी गलत हम टिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी जाना 16 नवंबर के साथ, 16 नवंबर 2016 ये लास्ट है जो बना था। इसके बाद अब 4 साल बीत गए हैं, अभी कोई ऐसा सच डिमांड भी बहुत बड़े स्तर पर नहीं है। पीछे हमने सुना जरूर था कि ये गोहाना कह रहा था कि भाई हमें भी अलग कर दो, लेकिन अब वो बात दब गई है। अब फिलहाल में आपके राज्य में 22 जिले हैं, धीरे धीरे करके ये सारे बने हैं, और उम्मीद करती हूँ तुम्हें समझ में आ रहे होंगे।
है कुछ नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है, ये सब एक साथ जाएंगे 1 नवंबर। भिवानी सोनीपत 22 दिसंबर, ठीक एक महीने बाद, एक महीने बाद ही अगला साल बदलेगा ना, और बन गया कुरुक्षेत्र, आपकी धर्म नगरी। फिर सिरसा बनेगा आज़ादी के 11 दिन बाद 75 में। पहले सन याद करना, सन जैसे 66 है, उसके बाद 72, 73, 75, तो सन याद हो। फिर 79, फिर 89, फिर 95, 97, फिर 2005, 8 और 16। पहले सन याद कर लेना क्योंकि सन मोटे हैं याद करना। फिर इनकी डेट्स पता हो, 7 एक साथ आएंगे, 4 एक साथ आएंगे। उसके बाद सीरीज में याद कर लेना, जैसे भिवानी सोनीपत 22 दिसंबर, फिर 23 जनवरी। उसके बाद सिरसा पूछेंगे अगर तो 11 दिन आगे बढ़ा देना, 26 अगस्त कर देना 75 में, ठीक है। नेक्स्ट पूछते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद तो ब्रेक लगा था 10 साल का, 1979 में। प फ जो ये है ना, ये 15 अगस्त के हैं। फतेहाबाद को छोड़ दो, बाकी प फ, पलवल आए, पंचकुला आए या फरीदाबाद आए, ये 15 अगस्त के हैं तीनों। और फरीदाबाद आपको पता है 79 में 12वां जिला बना, फिर एक ब्रेक लगा 10 साल का, फिर 10 साल बाद 4 इकट्ठे बने तो डेट वही रहेगी 1 नवंबर 1989, KRPY, ठीक है। इसके बाद फिर पंचकुला, ध्यान से देखो, पंच मतलब क्या होता है, पंच मतलब 5, पंच क्या होता है 5, तो ये 5 जो है ना 95 से याद कर लेना, पंच 95, सुन के एक जैसा लग रहा है ना, पंच 95 में आया। और प वाले और फ वाले, फतेहाबाद को छोड़ दो, प फ, पलवल, पंचकुला, फरीदाबाद, ये 15 अगस्त के हैं। 26 अगस्त का क्या था, सिरसा, सिरसा। नेक्स्ट जो है आपके FJ, ये आज़ादी से ठीक एक महीने पहले, यानी 15 जुलाई। डेट तो आपको याद करनी पड़ेगी, 2-3 बार सुनोगे, पढ़ोगे किताब से तो याद होंगी, ठीक है। एक जैसे मैंने खुद जो याद की वो तुम्हें बता रही हूँ कि अगर सिरसा आए तो 11 दिन बाद, और FJ आए तो 1 महीना पहले, प और फ आए यानी पंचकुला आए, और अपना पलवल आए, और फरीदाबाद आए तो 15 अगस्त। 1 नवंबर को 7 तो इकट्ठी वो और 4 वो, तो बेहद आसान है। 22 दिसंबर हमें पता है, 23 जनवरी पता है, तो हो गए लगभग सारे याद। इसके बाद ये बता दिया ना, पंच 95 आएगा, FJ 97। अच्छा, इसमें भी गड़बड़ ना हो तो इसको कैसे याद कर लेना, जो फरीदाबाद है ना, एक ये वाला फरीदाबाद और एक ये फतेहाबाद, इनको उल्टा करना है, 79 को 97 कर दो। पहले फरीदाबाद बनेगा, फिर ब्रेक आएगा, 12वां था वो, उसके बाद आएंगे FJ मतलब फतेहाबाद और झज्जर, वो ठीक आज़ादी से 1 महीना पहले, 15 जुलाई 1997। और वो कब बना था, प फ वाले, वो बने थे 15 अगस्त 1979 को, ठीक है। बस लास्ट आ गया हमारा, सत्यमेवपुरम, मेवात या नूह, 4-4-5, आसान ही है, 4-4-5 याद भी हो जाएगा, यानी 4 अप्रैल 2005 को। और इसके बाद प से पलवल है ना, प फ बताया ना, पलवल, पंचकुला, फरीदाबाद। FJ को मत याद करना इसमें, वो 1 महीना पहले जाएंगे। इन सब में 15 अगस्त है 2008, और फिर उसके 8 साल बाद चरखी दादरी लास्ट बनने वाला आपका जिला, ये 16 नवंबर 2016 के साथ पहली प्रायोरिटी, ना मिले तो फिर 1 दिसंबर 2016, ठीक है। चलिए, आज हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कोशिश की है कि हम याद कर पाएं। अब आप लोगों को मैप समझ में आ गया होगा, सारे मंडल आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। जो मैं अब, कल तो संडे है, मंडे को जब क्लास लूंगी तो मंडल में आने वाले ज़िले जो कि मैप से आपको लगभग आ गए हैं, उनके और उनकी एक बेसिक सी खासियत जिसको कहते हैं, उसके ऊपर अगली क्लास में बातचीत करेंगे, ठीक है। ये हरियाणा जीके के बारे में सारी बातें थी, जैसे टॉपिक धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, जो जो बेसिक है वो सब कंप्लीट करते जाएंगे। अब चलते चलते मैं आपको बता दूं, ICS होमवर्क ऐप, ये हम लोगों का ऐप है, ICS होमवर्क ऐप। ऐप मतलब होता है एप्लीकेशन, और इस पे क्लासेस चल रही हैं HTET की, जो टीचर्स का एग्जाम है, जो कि नवंबर में है, 21-22 नवंबर को। इसके लिए स्पेशल बैच चला हुआ है, और इस बैच की जो फी है वो है 1999, यानी 1999 रुपये, ये HTET स्पेशल की फ़ी है। और अब हरियाणा जीके का भी स्पेशल बैच चल गया है, जिसकी फ़ी है 1899 रुपये। इसमें हरियाणा जीके में 2 लेवल पे हम पढ़ेंगे। अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो बेसिक चल रही हैं। बेसिक में बिल्कुल वो एक समझ बनाने के लिए जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं पहले वो पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद उन कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में, कि भाई पेपर में कुछ भी आए तो बच्चे गलती ना करें, फिर हम एडवांस लेवल की भी बात करेंगे। तो एडवांस लेवल पे भी बात करेंगे हरियाणा जीके की। ये पूरा कोर्स करने में हो सकता है 3 महीने लग जाए, हो सकता है 4 महीने लग जाए, मुझे नहीं पता। मैं ये कोशिश करूंगी कि लगभग सारी चीज़ें एक बार आपकी नज़रों में से, एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएं, और लगातार आपको ऐसा लगे कि हाँ ये पढ़ा हुआ है,
है, ये मुझे आ गया। अगर आप पेपर में बैठते हैं तो ये दिक्कत ना हो कि ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। मैं अपने पार्ट पे ये कोशिश करूंगी। बाकी हरियाणा सरकार बहुत अनप्रिडिक्टेबल सिलेबस कहीं से भी उठा के डाल सकती है, फिर भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। अब ये सोच के कि पता नहीं क्या आएगा तो हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। इंसान की जिम्मेदारी है कर्म करना, तो उसमें हमें पीछे नहीं रहना। हरियाणा जीके का स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है, इसकी फी है 1899। ठीक है, अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक लगभग 1-1.5 महीने चलेगा, उसके बाद एडवांस लेवल पे जाएंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9812009696। हमारा जो एप्लीकेशन है इस पे आप 1 ईयर के लिए अगर पढ़ते हैं, ये सबसे बेहतर चीज़ होती है। हम हमेशा इसको प्रेफर करते हैं। जैसे सिर्फ स्टैट के लिए पढ़ना या कोई एक विशेष सब्जेक्ट पढ़ने में क्या होता है, पेपर पास होना हो, लेकिन अगर आप 1 साल सदके मेहनत करते हैं तो 99% चांसेस है, अगर आप सच्चे हैं अपने प्रयास में, अपनी मेहनत में, तो फिर चांसेस हैं 99%, इनफैक्ट 100% कि आप कामयाब हो जाएंगे। इस 1 साल की फ़ी हम लोग ले रहे हैं 5999। इसमें आपको उस 1 साल में जितनी चीज़ें आएंगी, जैसे अब एचटेट आ जाएगा या सीटेट आ जाएगा या जनवरी फरवरी में स्क्रीनिंग आ जाता है या हरियाणा पुलिस आ गया या दिल्ली पुलिस आ गया, आरआरबी एनटीपीसी आ गया, कोई भी एग्जाम आ गया, इस फी में आपको वो सारा सिलेबस करवा दिया जाएगा। इस 1 साल में सिलेबस को इस तरह से करा देंगे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। टाइम लगेगा 1 साल में, लेकिन फिर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक 1 साल में अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आप यकीन मानो लग जाओगे। उतना टिकना बहुत ज़रूरी होता है। लोग इतना पढ़ नहीं पाते, प्रॉब्लम ये वो उतना दृढ़ इच्छा शक्ति वो बना नहीं पाते। इसमें अगर आप कोड का यूज़ करते हैं, जो कि आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं, तो आपकी फ़ी रहेगी 4999 1 ईयर के लिए। इसमें अब जैसे जो ये कोर्सेज मैंने बताए ना, ये सब उनके लिए फ्री हैं जो मई से हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन के सबसे पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो साल भर की कोचिंग ले रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको सारे कोर्सेज फ्री मिलेंगे, चाहे रेलवे का हो, बैंक का हो, पुलिस का हो, कुछ भी, उनको एक्स्ट्रा 1 भी रुपया पे नहीं करना। ठीक है, तो सबसे बेहतर तो होते हैं ये वाले कोर्सेज। लेकिन अगर किसी को लगता है कि यार अब तो पेपर ही आ गया, अब मैं क्या करूंगा इतना पढ़ के, तो उनके लिए फिर ऑप्शनल में ये चलते हैं। एचटेट टीचिंग वालों के लिए स्पेशल है, ये नवंबर में एग्जाम है और इसको हम लोग दिसंबर तक पढ़ा देंगे, ताकि उनका अगर सीटेट भी आता है तो उन्हें दिक्कत ना हो। ये हरियाणा जीके स्पेशल है जो मैं कराऊंगी। पूरा हरियाणा जीके को हर तरीके से कोशिश करेंगे कवर कर ले, और हरियाणा जीके को एक बार बेसिक करेंगे, फिर एडवांस करेंगे, फिर हरियाणा करंट अफेयर्स भी इसी में कर लेंगे, ताकि मार्क्स कटने की उम्मीद कम से कम हो जाए और मैक्सिमम चांसेस हो कि हम पेपर पास कर लें। ठीक है, 1 ईयर में जाओगे तो मैंने बता दिया आपको 2 तरह की फ़ी रहेगी, ये हमारा नंबर है। चलिए, बाकी सबकी अपनी लाइफ होती है, अपने डिसीजंस मैटर करते हैं। जिंदगी में निर्णय वो लेने चाहिए जिन पे आपको पछताना ना पड़े, कम से कम देखते देखते। तो ये ना हो कि फाइनल स्टेज में जाके आप सोचें कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता, या काश मैं उस टाइम पे मेहनत कर लेता, या काश मैं उस टाइम पढ़ ली होती। ये काश इस तरह से बड़ा दुखी करते हैं। अपनी मेहनत आपके अपने हाथ में है। जितना पढ़ोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना जीवन में आगे बढ़ोगे, और हर इंसान उतना ही कमा पाता है जो उसकी लायकियत होती है। तो सीधी बात है कि लायकियत बढ़ा लो। जिसकी लायकियत बढ़ती जाएगी उसकी कमाई अपने आप बढ़ती जाएगी। कमाने के जो लायक नहीं है ना, वो इंसान वही हैं जिनके अंदर अपनी क्षमता नहीं है। भगवान ने हम सबको कुछ ना कुछ गुण दिया, लेकिन उस गुण को, उस योग्यता को निखारना पड़ता है। जो उसको निखार लेता है, जो मेहनत करता है, वो चमक जाता है, उसका जीवन बढ़िया दिखता है। बाकी लोगों को लगता है यार इनकी किस्मत बहुत अच्छी है। किस्मत किसी की अकेली अच्छी नहीं होती। 95% आपकी मेहनत होती है और 5% आपकी किस्मत होती है। तो किस्मत अच्छी भी उन्हीं की होती है जो 95% मेहनत करके दिखाते हैं। हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं ना जो लोग, उनके साथ किस्मत भी कभी नहीं चलती। ठीक है, तो खूब पढ़िए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और अपने ऊपर यकीन कीजिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप को सिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।